हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, एक बात होती है जो हम सबको बाकी के क्रीचर से अलग बनाती है। हमारे पास एक असीम शक्ति है जो बाकी किसी भी क्रीचर के पास नहीं होती। जानते हो क्या? सोचने विचारने की शक्ति, तर्क लगाने की शक्ति, विवेक की शक्ति। अगर आप इस शक्ति का उपयोग करते हुए अपने मामलों को लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो आपको राहत मिलती है। लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों की बातों में आ जाते हैं आप, और उसके बाद आपका तर्क ये होता है, साहब हम तो एक कॉमन पीपल थे, हमें क्या पता था लॉ का। एक हद तक ये बात सही हो सकती है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। आप एक कॉमन पीपल हैं, आपको लॉ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक तर्क तो आप लगा सकते हैं। चीज़ों को फाइल करने से पहले कुछ उदाहरण दूंगा और फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, हम पूछते हैं लड़के से आपकी तरफ से कौन सा केस फाइल है, वो कहता है सेक्शन 9। फिर हम पूछते हैं कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं, कहता नहीं। तर्क कहां गया आपका? किसी ने भी आपको सेक्शन 9 सजेस्ट किया था, आप कम से कम ये देखते सेक्शन 9 किस काम के लिए होता है? पत्नी को वापस बुलाने के लिए। और आप कहते हो मैं उसे किसी कीमत पे वापस बुलाना नहीं चाहता, नहीं रहना चाहता, फिर आपने सेक्शन 9 क्यों फाइल किया? कई बार होता है कि साहब मैंने अपनी तरफ से लड़की के ऊपर चोरी का केस कर रखा है। अब मैं पूछता हूं कि चोरी का कौन सा एविडेंस आपने लगाया है? कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर आपने चोरी का केस क्यों किया? सर मैंने डिफेमेशन का केस डाला हुआ है। अच्छा, डिफेमेशन के एविडेंस आपके पास क्या क्या है? सर कुछ भी नहीं है, बस वो रिश्तेदारों को बोलती थी। कहां गया आपका तर्क? क्यों नहीं लगाया आपने तर्क? और यही केस जो आप इस तरीके से फाइल करते हो बिना मतलब के, यही आपके मार्ग की बाधा बनते हैं और नासूर बन जाते हैं। एक एक केस निभाना कोर्ट कचहरी में बड़ा मुश्किल होता है, तो सोच समझ के फाइल करना चाहिए। अब ये कुछ उदाहरण मैंने आपको केवल इसलिए दिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि वैवाहिक विवादों में मैक्सिमम लोग विचार नहीं करते, अपना तर्क, अपना लॉजिक यूज नहीं करते। देखिए, यहां पर ना हर एक चीज को करने की एक स्टेज होती है। उस स्टेज पे अगर आप उस काम को परफॉर्म करोगे तो आपको उसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब एक मेंटेनेंस केस की हेल्प से हम इस पूरी बात को समझेंगे। एक मेंटेनेंस केस पत्नी ने फाइल कर दिया और उसमें आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन उसने लगा दिए। उसके कई सारे एलिगेशन ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस है। जैसे उसने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया, लेकिन उस तिथि पर आप अपने ऑफिस में थे, आपके पास उसका रिकॉर्ड है, या इस प्रकार की और चीजें जो पूरे तरीके से गलत साबित हो जाएंगी, ऐसे एविडेंस आपके पास है। अब आप लोग क्या करते हैं, शुरुआत में जब उसका जवाब बनाते हैं तो उसमें सारे के सारे एविडेंस लगा करके इतना मोटा जवाब बना देते हैं और उसके साथ इतने सारे एनेक्स्टर लगा देते हैं। ये तरीका पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि 125 सीआरपीसी का केस वैसे भी समरी ट्रायल होता है। और इससे भी बड़ी बात, इसमें चूंकि ये लड़की की तरफ से फाइल है तो पहले क्रॉस एग्जामिनेशन पत्नी का होगा। आप इतनी ज्यादा डिटेल में लिख देते हो कि अगर वो उसे पूरा पढ़ ले तो उसे सबको समझ में आ जाए कि आपका डिफेंस है क्या। इसको कभी भी एक अच्छी लीगल प्रैक्टिस नहीं कहते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि इनिशियल स्टेज पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट एनेक्सर करने चाहिए, कौन से नहीं, क्या बातें लिखनी चाहिए, क्या नहीं। अब इनिशियल स्टेज पे बहुत बड़े रिप्लाई को बहुत अच्छा रिप्लाई नहीं माना जाता है। जो भी एलिगेशन उसने आपके ऊपर लगाया, डेफिनेटली वो तो आपको डिनाई करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप उसमें लिखते हो, पूरी कहानी बयान ना करके केवल और केवल आप फाइनेंस पर फोकस करो, क्योंकि केस ही फाइनेंस से रिलेटेड है, केस ही भरण पोषण का है। लड़की क्या करती थी पहले, अभी क्या करती है, उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उसके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी कौन कौन सी लायबिलिटीज है। इस चीज पर फोकस करो, और इस चीज पर फोकस करते हुए इन्हीं चीजों से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाओ। जैसे लड़की के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड आपके पास है, उसे एनेक्स्चर करो। उसकी इनकम का कोई प्रूफ आपके पास है, उसे एनेक्स्चर करो। उसके एडल्ट्री का कोई प्रूफ आपके पास है, उसको एनेक्स्चर करो और उसके बारे में लिखो भी। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं साहब मैं तो सारी कहानी लिखूंगा, वो एक गलत प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होता है, जिसके अंदर आपकी मेरिट नहीं देखी जाती। इवन अगर आप ये भी कहोगे ना इंटरिम के दौरान कि मेरी पत्नी तो स्वयं की मर्जी से घर छोड़ के गई थी, तो कोर्ट जस्ट एक लाइन लिखता है कि इट इज मैटर ऑफ ट्रायल, इससे बाद में देखेंगे। इवन कई बार तो एडल्ट्री के लिए भी लिख देता है इट इज मैटर ऑफ ट्रायल। यानी आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है सिर्फ फाइनेंस, जो कि इंटरिम स्टेज पर तय होता है, तो उसी पर फोकस करना है। अब क्या होता है, इंटरिम मेंटेनेंस बंद गया, बंधने के बाद स्टेज आती है लड़की के क्रॉस एग्जामिनेशन की। अब बात आती है कि उसने जो जो गलत बातें बोली हैं उन सबको आप क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके मुंह से उगलवाओ, और इसके अतिरिक्त जो एविडेंस आपके पास है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना करके उससे पूछो। चीजें रिकॉर्ड पे आएंगी। उसके बाद जब उसका एविडेंस खत्म होगा, फाइल आ जाएगी डिफेंस पे।
अब डिफेंस के टाइम पे आप वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी रिकॉर्डिंग, हर एक चीज रिकॉर्ड पे डाल दो, क्योंकि क्रॉस तो उसका हो चुका, वो हम तो जो बोल चुकी सो बोल चुकी। अब आपने एविडेंस लगाया, वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आपने उससे पूछा मैंने तुमसे मार पिटाई करी थी, वो यही बोलेगी करी थी। 5 बजे करी थी, हाँ 5 बजे ही करी थी। क्यों? क्योंकि वो पिटीशन में लिख के चल रही है और आपका डिफेंस उसे पता नहीं है अभी तक, तो बोलेगी हाँ करी थी। अब आपने अपने ऑफिस के रिकॉर्ड लगा दिया डिफेंस में। अब आपका जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट जाएगा उसमें आप सीधा लिखोगे लड़की ने अपनी क्रॉस में चरण संख्या इतने में, लाइन नंबर इतने में ये बोला है, और इसके अगेंस्ट मेरे डिफेंस में एनेक्शन नंबर 100 लगा है, जो कि ये साबित करता है कि मैं उस समय वहां पर था ही नहीं। बन गया आपका आर्ग्यूमेंट परफेक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से सारी चीजें, जितने भी एलिगेशन उसने आपके ऊपर लगाए हैं, उन सबसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे, अपने एविडेंस से संबंधित उससे पूछोगे, और एक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि कैसे जब आप डिफेंस दोगे वो सारी चीजें उसकी गलत साबित हो जाएंगी। इस तरह से किसी भी केस को झूठा साबित किया जाता है। लेकिन वही हम विचार नहीं करते कि किस स्टेज पे क्या देना है। जो चीज़ हमें पहले करनी है वो बाद में करते हैं, जो बाद में करनी है वो पहले करते हैं। बहुत से मामले तो ऐसे देखे, लड़की की पिटीशन आती है, वो बंदा परजरी लगा देता है। अब परजरी का उसमें क्या है कि सब झूठ बोल रही है। अरे आपके कहने से ही कोर्ट मान लेगा क्या झूठ बोल रही है? तो इसलिए सोचना चाहिए थोड़ा सा कि किसी भी चीज़ की सही स्टेज क्या होती है। फिलहाल ये वीडियो परजरी पर नहीं है, आपको समझाने के लिए था, इसलिए मैंने उन चीज़ों पर फोकस किया और आपको कुछ उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करी जिससे आपको लाभ मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आगे शेयर कर देना, ताकि आप जैसे और भी जरूरतमंद लोगों के ये वीडियो काम आ सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।